तो अगर कोई आपसे कहे कि ग्रामीण भारत के किसी दिहाड़ी मजदूर की बेबसी और कंबोडिया में चल रहे एक सीक्रेट साइबर फ्रॉड सेंटर और इटली के एक रिटायर हो चुके जंगी जहाज के बीच कोई सीधा कनेक्शन है, तो आप क्या कहेंगे? सच कहूं तो ये सुन के किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। बिल्कुल। मतलब पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन आज के इस द डीप डाइव के नए और गहन विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास स्रोतों का एक बहुत बड़ा स्टैक है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दस्तावेज हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के ताजा आंकड़े हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हैं। और हमारा मिशन आज सिर्फ इन खबरों को पढ़ना नहीं है। एकदम सही। हमारा उद्देश्य है इन्हें आपस में जोड़ना। क्योंकि देखिए, शासन और नीतियों को हम अक्सर अलग अलग खानों में बांट कर देखते हैं, लेकिन असलियत ये है कि कोई भी नीति शून्य में काम नहीं करती। जब एक जगह कोई व्यवस्था चरमराती है तो उसकी लहरें दूसरे छोर तक जाती हैं। हाँ, और यह लीक समझना उन सभी श्रोताओं के लिए जरूरी है जो देश और दुनिया की गहरी समझ रखना चाहते हैं, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस उलझे हुए तंत्र को इसके सबसे ऊपरी सिरे से समझना शुरू करते हैं, यानी हमारे संविधान और हमारी संस्थाओं से। बिल्कुल। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक बहुत ही तीखी बहस चल रही है। मतलब ये सीधे तौर पर इसी बात का संघर्ष है कि आखिर खेल के नियम कौन तय करेगा। सही कहा। ये मामला भारतीय लोकतंत्र के शक्ति संतुलन का एक क्लासिक उदाहरण बन गया है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम व्यवस्था दी थी। उन्होंने कहा था कि सीईसी की नियुक्ति करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई शामिल होंगे। हाँ, लेकिन फिर दिसंबर 2023 में संसद ने खेल ही पलट दिया। जी बिल्कुल। संसद ने एक नया कानून पारित कर दिया जिसने इस पैनल से सीजेआई को हटा दिया और उनकी जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया। और यहीं से सारी बहस शुरू होती है। जो याचिकाकर्ता हैं जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और जया ठाकुर, उनका तर्क बहुत स्पष्ट है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि अगर पैनल में प्रधानमंत्री और उनका ही एक कैबिनेट मंत्री होगा तो बहुमत तो हमेशा सरकार के ही पास रहेगा ना। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे खेल के बीच में कप्तान खुद ही अपना रेफरी चुन रहा हो। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प उपमा है। तो नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार का ये पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करेगा? देखिए, याचिकाकर्ताओं की ये चिंता अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता की एक टिप्पणी ने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत की याद दिलाई। उन्होंने पूछा कि क्या संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है? पॉइंट है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अपने फैसले में ही यह लिखा था कि सीजेआई की भूमिका सिर्फ तब तक के लिए है जब तक संसद इस विषय पर कोई नया कानून नहीं बना लेती। तो यहाँ टकराव सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं है। तो फिर किस बात का है? ये तय करने का है कि विधायिका की कानून बनाने की शक्ति की सीमा कहाँ खत्म होती है और न्यायपालिका का हस्तक्षेप कहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर मुझे एक दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? मतलब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए एक बिल्कुल नए कानून की समीक्षा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दाऊदी बोहरा समुदाय के मामले को देखें तो न्यायपालिका अपने ही पुराने फैसलों की समीक्षा करने से पीछे हटती नजर आ रही है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही पैनी नजर है आपकी। देखिए, दाऊदी बोहरा मामला न्यायिक अनुशासन की एक पूरी तरह से अलग चुनौती पेश करता है। थोड़ा विस्तार से बताइए। 1962 में सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था। उस फैसले में दाऊदी बोहरा समुदाय के नेताओं को अनुच्छेद 26 के बी के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन के नाम पर अपने सदस्यों का सामाजिक बहिष्कार करने का अधिकार दिया गया था, यानी एक्सकम्युनिकेशन का अधिकार। बिल्कुल। लेकिन अब 2016 के महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार विरोधी कानून के आने के बाद इस 60 साल पुराने फैसले को जनहित याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है। PIL के जरिए अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके। जी हाँ। और यहीं पर जस्टिस BV नागरत्ना का सवाल खड़ा होता है। उन्होंने क्या चिंता जताई? उन्होंने पूछा कि क्या केवल एक PIL के आधार पर इतने पुराने संविधान पीठ के फैसले को पलटा जा सकता है? मतलब अगर हर पुराने फैसले को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जाने लगे तो कानून की अंतिम स्थिति क्या रह जाएगी? हाँ, फाइनलिटी ऑफ लॉ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
भले याचिकाकर्ताओं का उद्देश्य समाज सुधार का हो, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को एक तय सिस्टम से ही चलना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट पीआईएल के जरिए संविधान पीठ के फैसलों को खारिज करने लगे तो एक कानूनी भंवर पैदा हो जाएगा, जहां कोई भी फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, अदालत के कमरों में ये जो कानूनी अंतिम स्थिति की बहस है, ये सुनने में बहुत तार्किक लगती है, पर जब ये कानून जमीनी हकीकत से टकराते हैं ना, तो उनका स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और वहां लागू वन अधिकार अधिनियम यानी FRA की। अच्छा, वो 92,000 करोड़ रुपए का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बिल्कुल। ये मामला भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के रडार पर है। प्रशासन वहां बड़े आत्मविश्वास से दावा कर रहा है कि उन्होंने ग्राम सभाओं से पूरी सहमति ले ली है। लेकिन जब अदालत में रखे गए आंकड़ों की परतें खुलती हैं तो ये सहमति बहुत ही खोखली नजर आती है। सच में? मतलब आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, FRA के स्पष्ट नियम है, किसी भी ग्राम सभा में फैसला तब तक वैध नहीं है जब तक कि वहां 50% वयस्क आबादी की उपस्थिति न हो। कोरम पूरा होना चाहिए। और उसमें भी कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन के जो अपने रिकॉर्ड हैं वो बताते हैं कि कैंपेबल बे में केवल 1.8% आबादी मौजूद थी। बाप रे, सिर्फ 1.8%? हाँ, मतलब सिर्फ 105 लोग। लक्ष्मी नगर में 14.7% और गोविंद नगर में लगभग 12% आबादी ही मौजूद थी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 गांवों की आबादी में से मात्र 4.6% लोगों के हस्ताक्षर लिए गए। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, प्रशासन का ये भी तो तर्क है ना कि इस प्रक्रिया में जनजातीय समुदायों को बाहर नहीं रखा गया क्योंकि सब डिविजनल लेवल कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व था। हाँ, उनका यही तर्क है। तो कानूनी नजरिए से देखा जाए तो क्या हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र ऐसे ही काम नहीं करता? अदालत इस 50% कोरम पर ही क्यों जोर दे रही है जबकि समितियों ने अपनी मंजूरी दे दी है? यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर आ जाता है। देखिए, वन अधिकार अधिनियम सामान्य प्रशासनिक कानूनों की तरह काम नहीं करता। अच्छा। इसका मूल ढांचा ही सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पर खड़ा है। FRA किसी समिति या कुछ चुनिंदा प्रतिनिधियों को जंगल के अधिकार नहीं सौंपता। तो वो अधिकार किसे देता है? वो सीधे ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार देता है, यानी उस क्षेत्र की पूरी वयस्क आबादी को। 4.6% लोगों की उपस्थिति को समिति की मंजूरी के पीछे नहीं छिपाया जा सकता। ये अधिनियम की मूल भावना के ही खिलाफ है। समझ गया। और संसाधनों और अधिकारों का ये संघर्ष सिर्फ सुदूर जंगलों तक सीमित नहीं है। अगर हम हमारे शहरों की तरफ देखें तो वहां भी अधिकारों की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। आप कर्नाटक के गिग वर्कर्स वाले मामले की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए जो IPGRS यानी शिकायत निवारण प्रणाली का पोर्टल शुरू किया है, ये गिग इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। मतलब कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम के तहत अब कई चीजें बदल जाएंगी। जैसे कि क्या बदलाव आएंगे? जैसे अगर अब किसी डिलीवरी पार्टनर या कैब ड्राइवर की आईडी एल्गोरिदम द्वारा ब्लॉक की जाती है या उनका भुगतान रोका जाता है तो कंपनियों को 15 से 45 दिनों के भीतर इस शिकायत का समाधान करना ही होगा। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी था। और सिर्फ यही नहीं, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के हर ट्रांजैक्शन से 1% वेलफेयर फीस काटी जाएगी। 1%? और ये पैसा कहाँ जाएगा? ये सीधे इन 12 लाख गिग वर्करों के सामाजिक सुरक्षा कोष में जाएगा। ये तकनीकी और कानूनी स्तर पर एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब पहली बार एक अदृश्य एल्गोरिदम को इंसानों के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखिए, ये तो शहर के गिग वर्कर्स के लिए एक सुरक्षा कवच हो गया, पर जब हम वापस ग्रामीण भारत की तरफ मुड़ते हैं तो वहां रोजगार और आजीविका की स्थिति एक अलग ही दिशा में जाती दिख रही है। आप नए मनरेगा बिल की बात कर रहे हैं? हाँ, भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 इसे मनरेगा के विकल्प के तौर पर लाने की तैयारी है। इस नए बिल के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे समय में जब देश में आर्थिक असमानता अपने चरम पर है। बिल्कुल, और इसके आंकड़े भी तो बहुत डराने वाले हैं। जी, HCES यानी घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़े बताते हैं कि भारत का गिनी इंडेक्स 0.29 पर पहुंच गया है। और विश्व बैंक का अनुमान तो 0.25 था ना? हाँ, तो ये उससे काफी अधिक है। और सबसे बड़ी बात, ये असमानता खाने पीने की चीजों में उतनी नहीं दिख रही है।
तो कहाँ दिख रही है? ये गैर खाद्य यानी नॉन फूड खर्चों में बहुत ज्यादा दिख रही है। श्रोताओं की समझ के लिए बता दूं कि गैर खाद्य खर्च का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और जीवन स्तर से जुड़ी चीजें। बिल्कुल। और मैंने जो आंकड़े देखे थे वो बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों में सबसे अमीर 5% लोग सबसे गरीब 5% लोगों की तुलना में गैर खाद्य वस्तुओं पर 9 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जी। और गांव में ये अंतर 6 गुना है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये खाई लगातार चौड़ी हो रही है तो क्या हमारे पुराने कल्याणकारी ढांचे पूरी तरह विफल हो गए? ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। और क्या ये नया बिल इस गहरी असमानता को पाटने का कोई ठोस मैकेनिज्म पेश करता है? देखिए, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिलता और उनके गैर खाद्य बुनियादी जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ता है, तो उसका सीधा असर समाज की कानून व्यवस्था पर पड़ता है और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी। इसे हम एनसीआरबी और एडीएसआई की 2024 की रिपोर्ट्स में बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं। मतलब अगर सतही तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि हालात सुधर रहे हैं, क्योंकि कुल दर्ज अपराधों में 6% की गिरावट आई है। ये तो एक सकारात्मक संकेत होना चाहिए। लेकिन ये आधी तस्वीर है। आधी तस्वीर कैसे? सड़कों पर अपराध भले ही कम हुए हों, लेकिन साइबर अपराधों में 17% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। 17%? हाँ, 2024 में 1 लाख से ज्यादा साइबर अपराध के मामले सामने आए हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 72.6% मामले सीधे तौर पर धोखाधड़ी से जुड़े थे। ओहो। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि अपराध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो भौतिक दुनिया से निकलकर डिजिटल दुनिया में शिफ्ट हो गया है। और ये डिजिटल अपराध अब किसी तहखाने में बैठकर सिर्फ फर्जी ईमेल भेजने तक सीमित नहीं रह गया है। ये बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का रूप ले चुका है। बिल्कुल। सीबीआई ने हाल ही में साइबर स्लेवरी के खिलाफ 4 राज्यों में जो बड़ा ऑपरेशन चलाया था, वो इसी की गंभीरता को दर्शाता है। जी हाँ, इस साइबर स्लेवरी का तरीका बहुत ही व्यवस्थित और खौफनाक है। वो लोग कैसे काम करते हैं? जो एजेंट होते हैं वो भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों से युवाओं को डाटा एंट्री या कॉल सेंटर की नौकरी का लालच देते हैं। फिर उन्हें म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों में ले जाया जाता है और वहां पहुंचते ही सबसे पहले उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। मतलब उन्हें पूरी तरह बंधक बना लिया जाता है। बिल्कुल। और फिर उनसे दिन रात भारतीयों से ही साइबर धोखाधड़ी कराई जाती है। अरे बाप रे, ये तो एक ऐसा आहा मूवमेंट है जो इस पूरी व्यवस्था की विफलता को एक साथ जोड़ देता है। वो कैसे? मतलब देखिए, जिन बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था या पुराने मनरेगा जैसे कानूनों से सहारा नहीं मिला, वही युवा हताशा में कंबोडिया में नौकरी करने जाते हैं। बिल्कुल सही। और वहां से वे उन्हीं टॉप 5% अमीर भारतीयों को ठगने का काम करते हैं, जिनके पास असमानता के कारण सबसे ज्यादा संपत्ति केंद्रित है। एक बहुत ही क्रूर और बंद लूप है, मतलब एक क्लोज्ड लूप बन गया है। हाँ। और इस हताशा का दूसरा पहलू हमें एडीएसआई 2024 की रिपोर्ट में देखने को मिलता है। वो आत्महत्या वाली रिपोर्ट। जी, पिछले साल 1,70,746 आत्महत्याएं दर्ज की गई। और सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है पता है? क्या? इनमें से 31% हिस्सा, यानी सबसे बड़ा हिस्सा, दिहाड़ी मजदूरों का था। 31% दिहाड़ी मजदूर, ये बहुत दुखद है। और इसके अलावा कृषि क्षेत्र से 10,546 लोगों ने अपनी जान दी। साथ ही तमिलनाडु जैसी जगहों पर ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों में 50% का उछाल आया है। ये सीधे तौर पर उसी आर्थिक असमानता और रोजगार संकट का परिणाम है जिस पर हमने अभी चर्चा की। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन युवाओं को कंबोडिया या म्यांमार से बचाकर लाना सिर्फ पुलिस या सीबीआई के बस की बात तो नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी दूसरे देश की सीमा में सीधे पुलिस तो नहीं भेज सकते। और यहीं पर शासन का स्थानीय ढांचा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यानी भू राजनीति की बिसात से जाकर टकराता है। सही कहा। और जब हम इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बिसात को देखते हैं तो वहां बहुत हलचल चल रही है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया का अपनी नौसेना के लिए इटली से एक रिटायर हो चुका एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदना। ग्युसेप्पे गैरिबाल्डी नाम है उसका। इंडोनेशिया का ये कदम भू राजनीति में बहुत कुछ कहता है। कैसे? इंडोनेशिया तो हमेशा से न्यूट्रल रहा है ना। पारंपरिक रूप से हाँ, इंडोनेशिया एक गुटनिरपेक्ष देश रहा है जो अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाकर चलता है। लेकिन अब उत्तरी नटुना सागर में चीन अपने 9 लाइन के तहत लगातार आक्रामक दावे कर रहा है। हाँ, चीन का तो हर जगह यही रवैया है।
ऐसे में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, भले ही वो रिटायर हो चुका हो, एक तैरते हुए एयरबेस की तरह काम करता है। पावर प्रोजेक्शन। बिल्कुल, ये चीन के खिलाफ पावर प्रोजेक्शन का एक मजबूत जरिया है, जो ये संदेश देता है कि इंडोनेशिया अपने जल क्षेत्र की रक्षा के लिए गंभीर है। और इसी शक्ति संतुलन के खेल में भारत भी पीछे नहीं है। भारत की भूमिका भी बहुत सक्रिय है। जी। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का हालिया भारत दौरा रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वियतनाम के साथ इस दौरे में 13 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अच्छा, इसमें मुख्य क्या थे? दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को विस्तार दिया है। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर समझौते हुए हैं, जो भविष्य की तकनीक और सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वियतनाम के बैंक के बीच डिजिटल भुगतान को लेकर भी सहमति बनी है और 2030 तक $25 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। अगर वैश्विक सप्लाई चेन और कूटनीति के तंत्र को समझा जाए ना, तो ये किसी व्यापारिक मार्ग से ज्यादा एक वैश्विक वैस्कुलर सिस्टम यानी रक्त संचार प्रणाली की तरह है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। अब पश्चिम एशिया को ही ले लीजिए। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जो तनाव चल रहा है, वो इस प्रणाली की एक अहम नस को दबाने जैसा है। एकदम सही। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत का हवाला देते हुए व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए बनाए गए अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोक दिया है। लेकिन वहां खतरे की तलवार तो लटकी हुई है। बिल्कुल। और जब भी ऐसे समुद्री रास्तों पर युद्ध या नाकेबंदी का खतरा मंडराता है, तो शिपिंग कंपनियां अपना बीमा और माल ढुलाई का प्रीमियम बढ़ा देती हैं। पर यही प्रीमियम घूम फिरकर भारत में महंगाई का रूप ले लेता है। जी। मतलब जिस रूसी तेल को भारत भारी छूट पर खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था, पश्चिमी एशिया के संकट के कारण अब उस तेल को भारत तक लाने का खर्च बढ़ गया है। और ये बढ़ा हुआ खर्च फिर से ट्रांसपोर्टेशन को महंगा करता है और अंततः उसी गैर खाद्य खर्च को बढ़ा देता है, जिसने ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई को 9 गुना तक चौड़ा कर दिया है। ये चक्र ये साबित करता है कि घरेलू नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संकट कभी भी अलग थलग नहीं होते। बिल्कुल नहीं। लेकिन इस भयंकर भू-राजनीतिक होड़ और आर्थिक रस्साकशी के बीच एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां दुनिया के देश अपने मतभेद भुलाकर एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही हैं। जी हाँ। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण तो नई दिल्ली में आयोजित पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA शिखर सम्मेलन है। बिल्कुल। इसमें 95 देश शामिल हो रहे हैं और दिल्ली घोषणा के जरिए दुनिया की 7 बिग कैट्स, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं, उन्हें बचाने का संकल्प लिया जा रहा है। और इसका थीम भी बहुत दिलचस्प है, सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। मतलब बिग कैट्स को बचाएंगे तो इंसानियत भी बचेगी। जी। इस थीम के पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, बिग कैट्स किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी यानी एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं। वे अम्ब्रेला प्रजाति का काम करते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति मतलब एक छतरी की तरह? हाँ, मतलब एक बाघ को बचाने के लिए आपको एक बहुत बड़े, घने और अखंड जंगल को बचाना पड़ता है। हाँ, सही बात है। जब वो जंगल बचता है तो शाकाहारी जानवर बचते हैं, उस जंगल से निकलने वाले जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं और अंततः उन जल स्रोतों पर निर्भर इंसानी बस्तियां और उनके खेत सुरक्षित रहते हैं। ओहो, मतलब शीर्ष शिकारी को बचाना पूरी जीवन श्रृंखला को बचाने का एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। आज के दस्तावेजों और स्रोतों के इस विश्लेषण ने हमारे सामने एक बहुत ही व्यापक तस्वीर पेश की है। जी हाँ। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की बहसों से शुरू होकर ग्रेट निकोबार के जंगलों में वन अधिकारों की लड़ाई और कंबोडिया में साइबर गुलामी से लेकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के भू-राजनीतिक तनाव तक, ये सभी अलग अलग घटनाएं बिल्कुल नहीं हैं। ये एक ही विशाल धड़कते हुए तंत्र के आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। और जब इन हिस्सों को एक साथ रखकर देखा जाता है ना, तभी शासन, कूटनीति और समाज के काम करने का असली तरीका समझ में आता है। कोई भी बदलाव या संकट शून्य में नहीं होता। इस गहन विश्लेषण के अंत में ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े सवाल की ओर इशारा करता है। वो क्या? अगर हम सोचें, आज एक तरफ 95 देश दिल्ली में एक साथ बैठकर बिग कैट्स और जंगलों को बचाने के लिए संधियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ
ग्रेट निकोबार जैसी जगहों पर 92,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वनों को साफ करने की कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य का हमारा वैश्विक ढांचा कभी विकास के अधिकार और प्रकृति के अधिकार के बीच कोई ठोस संतुलन बना पाएगा, या फिर इंसानी अर्थव्यवस्था की अंतिम जरूरतें हमेशा प्रकृति के अस्तित्व की कीमत पर ही पूरी होती रहेंगी। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो भविष्य की हर नीति के केंद्र में होना चाहिए। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए यह एक ऐसा सवाल है जिस पर उन्हें जरूर विचार करना चाहिए। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।